नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं एक ऐसी साध्वी जो 9 साल जेल में रहने के बाद, पुलिस की प्रताड़ना सहने के बाद रिहा हुई हैं। उन पर इल्जाम थे बम ब्लास्ट कराने का, षड्यंत्र करने का, देशद्रोह का, हत्या का, हर तरह के आरोप। और आज पहली बार वो इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए, इन सारे इल्जामात पर सफाई देने के लिए आपकी अदालत में आ रही हैं। प्लीज वेलकम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के प्रोग्राम के हमारे जज, जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह को। साध्वी प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतनी परेशानी उठा के, इतनी तकलीफ उठा करके आपकी अदालत में आई। आप व्हील चेयर पर हैं, हम सब देख सकते हैं क्या तकलीफ है आपको, लेकिन इल्जाम तो वैसे ही लगेंगे जैसे हमेशा आपकी अदालत में रखते हैं। तो इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, इल्जाम लगाऊं, सफाई मांगूं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से, एक नजर इनके करियर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश में भिंड जिले के एक गांव में हुआ। इनके पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे और उनका आरएसएस से गहरा नाता था। कॉलेज के दिनों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक्टिव रहीं। यहां प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहचान बनी एक जबरदस्त वक्ता के रूप में। प्रज्ञा जब भीड़ को संबोधित करती थीं, तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी दौरान प्रज्ञा ठाकुर संतों के संपर्क में आईं और भगवा चोला पहनकर साध्वी प्रज्ञा बन गईं। साध्वी प्रज्ञा ने सूरत को अपनी कार्यस्थली बनाया। चुनावों के दौरान साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंपेनर बन गईं। कांग्रेस के शासन में प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम ब्लास्ट का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भगवा आतंकवाद का सिंबल बना दिया गया। 9 साल तक जेल में रखने के बाद एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी। साध्वी प्रज्ञा को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी। तो आइए आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर। आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम है कि इनकी सोच उग्रवादी है। साध्वी प्रज्ञा जी, मैंने आपके बचपन की तस्वीरें देखी हैं, बहुत चुलबुली तस्वीरें हैं। आप मोटरसाइकिल पर घूमती थी, लड़कों जैसे बाल कटाती थी और कोई लड़का किसी को छेड़ता मिल जाए तो उसकी पिटाई भी कर देती थी। ये जीवन था आपका। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, कैसी दिखती थी उस समय आप। ये जो आपके विद्यार्थी जीवन की तस्वीरें हैं जिसमें बहुत तेज तर्रार आप थी, तो ये कैसे जीवन बदल दिया आपने? तेज तर्रार तो आज भी हूँ। दुश्मनों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, गुंडों के लिए, मवालियों के लिए मैं आज भी वैसी ही हूँ। जैसा देखना लोग पसंद करते हैं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। लेकिन उस समय आपका स्वरूप दूसरा था दिखने में। आपने तो संन्यास धारण कर लिया, साध्वी बन गई, भगवा पहन लिया। बिल्कुल, सन्यासी बन नहीं गए, सन्यास हो जाता है। ये जीवन की एक वो अवस्था है
जहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याणार्थ व्यक्ति का भाव वैराग्य का हो जाता है और व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है। संन्यास अंदर से हो जाता है जब व्यक्ति की लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा जीवन से समाप्त हो जाती है, तो उसका सम्यक न्यास हो जाता है। उस समय वो सन्यासी हो जाता है। कहा तो ये गया कि आपकी जो विचार थे वो बड़े उग्रवादी विचार थे। आपके विचार थे कि हिंदुओं का राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को खत्म करना है, ऐसे भाषण देती थी आप। मुस्लिमों को खत्म नहीं करना है, मुस्लिम भी इस धरती के एक भाग हैं, किंतु जहां अराष्ट्रवादी ताकतें, देशद्रोही ताकतें अपना वर्चस्व अगर हमारे देश में दिखाएंगी, हमारे आज की रीत नहीं है। जब भी किसी देश पर आक्रमण होता है, उस देश के जो दुश्मन होते हैं उनका वध करना हमारे यहाँ की परंपरा है और शास्त्रोक्त परंपरा है। मैं उसका निर्वहन करती हूँ और मैं वो बात कहती हूँ। और दूसरी बात, हमारे सैनिक भी यही काम करते हैं। हमारी विचारधारा में कहीं कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। देश के दुश्मनों को समाप्त करना चाहिए और यह इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रज्ञा जी, दुश्मनों को खत्म करना तो सेना का, पुलिस का काम है, साधु संन्यासियों का थोड़ी है। नहीं, अखाड़ों का यही काम है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे अखाड़ों की स्थापना इसीलिए की थी कि धर्म का प्रचार हो और हमारे देश की रक्षार्थ 4 मठों की स्थापना की। इसलिए हमारे अखाड़ों में, सन्यासी अखाड़े में, जूना अखाड़े से हूँ, और हमारे अखाड़ों में यही शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों की शिक्षा दी जाती है। तो ये भी सही है कि आपने दुर्गा वाहिनी के जरिए लड़कियों को तलवार चलाना, बंदूक चलाना, भाला चलाना सिखाया। बिल्कुल सिखाया, कहीं भी गलत नहीं है। हम यदि सक्षम हैं तो मैं स्वयं की रक्षा कर सकती हूँ, और यदि मैं सक्षम हूँ स्वयं की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा कर सकती हूँ, और ये तो होना ही चाहिए। तो आपको ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए कई बार नोटिस भी मिले पुलिस से? नहीं, मैंने ऐसा कोई वक्तव्य कभी नहीं दिया जो अनैतिक हो या गैर कानूनी हो। लेकिन इतना सब होते हुए भी आप पर इल्जाम लगे। अब सुनील जोशी जो कि आरएसएस से जुड़े थे, उनकी हत्या का आरोप आप पर लगा। देखिए, विधर्मी तो कुछ भी कर सकते हैं, विधर्मी मानसिकता के लोग तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं हमारे ऊपर, और उन्होंने लगाए। राष्ट्रवादियों की हत्या राष्ट्रवादी करेंगे तो एक अकल्पनीय है, ये मैंने नहीं कहा, ये जज का डिसीजन है। हमारे देवास के कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है वह हुआ है कि एक प्रचारक की हत्या दूसरा प्रचारक करेगा, यह अकल्पनीय है। ये मैंने नहीं कहा, ये जज का डिसीजन है। तो क्या जी, आरोप तो ये था ना कि उनको आपकी सारी गतिविधियों की जानकारी थी, उनको पता था कि आप कितनी उग्र हैं, आप कितनी तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं, तो उसका कोई खुलासा कर देते वो। यदि ऐसा होता तो कानून पहले ही हमारे ऊपर कई केस लगा चुका होता। बिना कारण केस लगाते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सब विधर्मी मानसिकता वालों की चाल है। ये सब तो इसलिए शुरू हुआ ना क्योंकि अभिनव भारत, उससे आपका जुड़ाव दिखाई दिया। अभिनव भारत ने कोशिश की कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हम खुद भी हथियार उठाएंगे, हम खुद भी बम फोड़ेंगे। नहीं, अभिनव भारत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उसकी सदस्य भी नहीं हूँ और मैं उसके अभी सब उसको नहीं जानती हूँ कि उसके क्या नियम है, सिद्धांत हैं, और मैं उसकी सदस्य नहीं हूँ। इसलिए अभिनव भारत का क्या है ये मुझे वर्तमान में तो जानकारी नहीं है, लेकिन वीर सावरकर जी का जो अभिनव भारत था, निश्चित रूप से वह देश के लिए कल्याणकारी था और उसके बारे में जानकारी है। तो आपकी नीति यह है कि हम भी उन्हीं की तरह, जिस तरह से वो बम फोड़ते हैं, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं, हम भी वही काम करेंगे। देखिए, आतंकवादियों को मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती। शठे साठ्यम समाचरेत हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए दुश्मन को मारने के लिए अगर वो आतंकवादी हैं और हमें मारना है तो उनको किस प्रकार से मारना है कि हमें उस परिस्थिति में तय करना पड़ता है कि सामने अगर दुश्मन है तो हमें उसको कैसे खत्म करना है। देखिए, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा का गैंग इतना खतरनाक है कि एटीएस के जो चीफ थे उस समय हेमंत करकरे, उनको भी डर लगता था। अच्छा लगा मुझे सुन के। ये दिग्विजय सिंह जी जो हैं, मैं उनको दिग्भ्रमित बोलती हूँ क्योंकि वो कभी उनकी दिशा सही नहीं रही।
व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने जितना भी षड्यंत्र रच सकते थे वो मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया और दिल्ली तक लेकर के गए। 9 बरस जेल में रहने के बाद बाहर आई हैं। इन पर बहुत सारे गंभीर इल्जाम लगे और उनमें से एक इल्जाम इस वक्त आपकी अदालत। आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा। साध्वी प्रज्ञा जी 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम फटे थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें 6 लोग मारे गए थे, 101 लोग घायल हुए थे। और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जब उसने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में आप शामिल थे। बिल्कुल, एटीएस ने कहा कि आप शामिल ही नहीं हैं। एटीएस से को भी मैं बहुत दोषी नहीं मानती हूँ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र में, उनका ये षड्यंत्र था भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किया और मुझे उसका मुखिया बनाया। एक सन्यासी को सबसे पहले मुखिया बनाया। निश्चित रूप से कोई भी इसके अंदर जाएगा तो ये पाएगा कि निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के सूत्रधार इनको बनाने का प्रयास किया देखिए, गया। पहला तो उन्होंने एविडेंस दिया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया वो आपकी मोटरसाइकिल थी। उन्होंने बताया मोटरसाइकिल आपकी है। मैंने कुछ कहा नहीं, हो सकता हो आपके नाम से है। पुलिस बोल रही है तो निश्चित रूप से कुछ जानकारी लेकर ही बोल रही होगी। तो मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं 4 वर्षों पहले उसको बेच चुकी हूँ और उसके बाद मेरा उस गाड़ी से कोई संबंध नहीं है। कहीं से कहीं तक मैंने उस गाड़ी को देखा भी नहीं और मतलब भी नहीं है। मेरा उसके बाद संन्यास हुआ और मैं सन्यासी हो गई हूँ, तो इससे फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहा कि बाइक 4 वर्षों पहले बाइक को मैं उसको देखूं और ये सब। इसलिए उन्होंने कहा और हमने कहा हो सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी उसकी। पुलिस ने यह भी कहा कि जो षड्यंत्र के लिए मीटिंग्स हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई या नासिक में मीटिंग हुई या देवलाली में मीटिंग हुई, उनमें आप शामिल थी? नहीं, मैं नहीं, किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं थी। और वो मीटिंग अभिनव भारत की, चार्जशीट में मुझे जानकारी मिली कि वो मीटिंग अभिनव भारत की थी और मैं अभिनव भारत की सदस्य नहीं हूँ। आप कहती हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज़्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफ़ी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। पानी चाहिए, पानी। चाय रख लीजिए, पानी वाला। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ,
तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फ़ोन वोन भी लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूँ क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत हैं इसके, और मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। एक दिन पिटाई की? उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी। दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पे एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे और फिर प्रश्न करते थे। फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके। और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आप कह रहे, आखिर पुलिस भी किसी कानून से बंधी होती है, किसी ह्यूमन राइट से बंधी होती है, जवाबदेह होती है पुलिस। नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे जब वो ऑफिसर बुलाते थे तो जो लेडी कांस्टेबल वहाँ बुलाई गई थी लाइन से, तो वहाँ जब वो आती थी मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी। जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये ज़मीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूँ और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने और फिर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था, एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहाँ पे बहुत मंद लाइट रहती थी और ऐसे लोहे के कड़े उसमें ज़मीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे।
तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे। जहाँ कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहाँ मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। वहाँ बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। आपने किसी से पूछा कभी कि क्या मेरे कोई अधिकार हैं, मेरा कोई कानूनी हक है? मुझे नहीं पता रहता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे, और उसके ऊपर चद्दर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए। एक ऐसा टॉर्चर रूम वहाँ बनाया, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया, और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है, और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं, और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके वकील होंगे, क्या कोई पुलिस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए नहीं आया? मैं बिल्कुल उनकी कस्टडी में थी पूरी तरह से। मुझे किसी से भी, ना तो मुझे कोई खबर दी जा रही थी, ना ही मेरी खबर बाहर जा रही थी। वो मुझे पूरी तरह से कैप्चर किए हुए थे। तो बाहर के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपके नहीं। परिवार वाले, आपके शिष्य, आपके गुरु? एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहाँ लेकर के गए, और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको पूरी तरह से पीट रहे थे। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन्न रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे। मैंने ऐसे हाथ कर दिए और वो बेल्ट चलाता रहा। तो ये लोग कहते और जोर से मारो, और जोर से मारो। जब शिष्य है, नहीं इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था, तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है, और फिर उसको मारा कि मार। तो वो चिल्लाने लगा, साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु हैं, साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर वहाँ दया नहीं होती। मैंने कहा देखो, उसको तुम मत मारो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना, तो मुझसे पूछो, उसे क्यों पीट रहे हो? जो कुछ भी बताऊंगी मैं बताऊंगी। उसको बचाने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई और मार्ग नहीं था। तब उसको छोड़ा, और फिर ऐसे चक्र बना के और मुझे बीच में बिठा के इतनी बुरी तरह से पीटा, क्रम से पीटते रहे। मैं आज नाम भी लूँगी, पहले भी मैंने नाम लिया है। एक परमवीर सिंह, जो इस समय ठाणे के कमिश्नर हैं, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा, तुम में ताकत नहीं है? कैसे तुम पुलिस वाले हो? खाते पीते नहीं हो क्या? ताकत नहीं है तुम लोगों में? और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया, और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में। और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ, और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझना रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। अकल्पनीय था, बिल्कुल अस्वाभाविक था, एक अप्राकृतिक था, असहनीय भी है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन इस सब के दौरान आपका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था? बिल्कुल किसी भी नहीं वकील था। से, किसी व्यक्ति से? नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसी से भी कोई संपर्क नहीं था, और गलती से वो होने भी नहीं देते थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पीटते थे दिन रात। उसमें बस इतना था कि मेरे पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं था।
एक लाल बाग के राजा की तस्वीर, कैलेंडर ऐसा लगा हुआ था। बस मैं उस कैलेंडर को ऐसे देखती रहती थी और मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होते थे, गाली गलौज जो कुछ भी होता था, बस मेरा ध्यान वहाँ रहता था। बाकी तुम जो भी कहो कहते रहो, क्योंकि इतना असहनीय जो कुछ था, अगर मैं अपने ध्यान को उधर ले जाऊं या मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूं तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। लेकिन ऐसे में पुलिस के पास और बहुत सारे हथियार होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना। ये उन्होंने करवाए मेरे, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट 3-3 बार हुए मेरे। उन टेस्टों को करने के लिए भी ये मुझे गोपनीय तरीके से लेकर के जाते थे। ऐसे चेहरे पे कपड़ा उड़ा लेते थे, बुर्का उड़ा देते थे और उसके बाद ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सन्यासी हूँ, काले बुर्के में मेरे ऊपर डाल मत देना, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम मुझे चाहते हो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम असत्य हो और कुछ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहते थे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। मैंने उसी बातचीत के दौरान एक लिखा, कुछ पंक्ति लिखी, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। उन्होंने मुझे मिटाने का प्रयास किया। इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी मैं उनसे एक ही बात कहती थी, मार लो, तुम पीट लो, तोड़ रहे हो तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना मैं सन्यासी हूँ, और इस आत्मा में जो मेरा ठाकुर विराजमान है, जो मेरी भारत माँ विराजमान है, जो मेरी राष्ट्रभक्ति है अंदर, वहाँ तक तो मैं तुम्हें पहुँचने भी नहीं दूंगी। क्या उन्होंने कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बताया, कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, ये एक रास्ता? ये तो सरकारी काम है उनका, करते ही थे वो। उस समय तो ये सोच रहे थे कि मैं सबसे पहले इनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से विक्षिप्त कर दूं, पागल कर दूं। और मानसिक प्रताड़ना यानी? मानसिक प्रताड़ना ये गाली गलौच और किसी से कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी गंदा व्यवहार करना। मुझे क्या कहते हैं उसको, कुछ गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई। उसमें इतना गंदा कुछ थे शब्द, पहले तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन फिर एक आध शब्द ऐसा लगा ये तो बहुत ही कुछ गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। तो उस समय मुझे बुलाया गया और वहाँ खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उनसे कहा मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, मुझे बैठने दो। क्यों, मेरी शादी में आई है क्या, बैठेगी तू, खड़ी हो, सुन कौन है ये लोग, ये तेरे ऐसे बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द बोलते थे। और उसके बाद वो पूरी सीडी मुझे सुनवाई। किसी व्यक्ति ने उसमें कहा भी कि साहब इनको क्यों सुनवा रहे हो, ये सन्यासी हैं, माता जी हैं, इनको क्यों ऐसा सुनवा रहे हो, साहब हम लड़के हैं, हमें कह दो कुछ। तो उसको भी पीटा। और लेकिन कभी आपने उनको कहा होगा कि आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ वकील को बुलाने का, बात करने का? वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा जो अरेस्ट मुझे दिखा दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया, और इतना भयानक उसको रूप दे दिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को, वो तो था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा करके इतना भयानक स्वरूप दे दिया कि जो मेरे पूर्व आश्रम के बहन और बहनोई थे उनको होटल में जगह नहीं दी किसी ने, और मिलने के लिए जाते तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। आपने जो बताया ये सुनकर के किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने का साहस कहाँ से आया? लाइन में आपको कहती हूँ, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, ना जाति हूँ, इदम राष्ट्राय इदन्नमम, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब इतना टॉर्चर होता था उसके बावजूद आप गीत गाती थी वहाँ? हाँ, मैं गीत गाती थी। मुझे ये लोग ATS वाले पेशी पे लेकर के गए, मुझे अरेस्ट दिखाया। अरेस्ट दिखाने के बाद जब वापस आए तो टॉर्चर तो थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। और उसके बाद ये लोग अंताक्षरी खेलने लगे, तो कहते हैं अरे आतंकवादी तू भी बोल, जरा कुछ तो बोल। तो मैंने उस समय गीत गाया, एक बड़ा अच्छा गीत है,
मधुबन खुशबू देता है। ये गीत फिल्मी है लेकिन बड़े अच्छे शब्द हैं। मैंने गाया, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दिया। सबसे पहले ये बात शरद पवार ने कही थी। ये 2008 की बात है, केंद्र सरकारी मंत्री थे। उन्होंने होम मिनिस्टर से कहा कि सिर्फ मुस्लिम संगठनों को मत देखिए, जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू संगठन में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उन पर ही नजर रखिए। और उसके बाद फिर आपको अरेस्ट किया गया। मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी, उस ओर ध्यान दीजिए, यही आपका आरोप है। और इस आरोप में मैं एक बात सोचती हूँ कि मुझे अंदर कर दिया। मैं भगवाधारी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मैं इस देश की नागरिक हूँ और एक स्त्री हूँ। तो स्त्री शरीर को जब टॉर्चर किया जाएगा तो बहुत ही सहजता और सरलता से वो टूट जाएगी और जो वो चाहते हैं कहलवाना वो कह देगी और हम इस भगवा आतंकवाद को एक स्थायी तौर पे सिद्ध कर देंगे। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने किस आधार पर कहा? उन्होंने कहा समझौता एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा कि मालेगांव के 2 ब्लास्ट में ऐसे लोग थे जिनका संबंध आरएसएस से था, जिनका संबंध हिंदू संगठनों से था, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। वो किस आधार पर कह रहे थे? उनको जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी, उनकी जो एंटी टेरर स्क्वाड की रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पे। हाँ, देखिए, कोई भी केस उठा करके देख लीजिए, समझौता ब्लास्ट हो, अजमेर ब्लास्ट हो अथवा ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, 2006, 2008 मालेगांव ब्लास्ट हो, इतने सारे केस जो यूपीए सरकार में जब थे तो पहले तो मुस्लिम थे, लेकिन ये जो शब्द आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट मत करो, मुस्लिमों को मत पकड़ो, हिंदुओं को टारगेट करो, भगवा के अंदर भी वो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। अगर कोई हिंदू आतंकवादी है, अगर कोई हिंदू आतंकवाद में शामिल होता, उसको पकड़ने में क्या? लेकिन वो आतंकवादी है, वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। आतंकवादी एक विचारधारा है। आप मुस्लिम आतंकवादी कह सकती हैं, वो हिंदू आतंकवादी मैं मुस्लिम आतंकवादी इसलिए कह सकती हूँ, मैं आतंकवाद को जाति का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं जिसकी जाति है मैं उसको बोल रही हूँ। मेरा एक कहना है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एक सोच होती है, किसी की भी सोच होती है आतंकवादी। जैसे मेरा विचार है राष्ट्रवाद का, मैं जो भी करूंगी अपने देश के हित के लिए करूंगी। विचारधारा अराष्ट्रवादी होती है, देशद्रोही होती है, हमारे ही देश में रह करके। और हम कुछ लोग जो जाति विशेष से अगर हम कहें तो जाति विशेष, आज मैं इसलिए कह रही हूँ जाति विशेष कि जहां भी आप उठा करके देखें सिर्फ वही लोग क्यों आते हैं? स्वामी असीमानंद, वो तो संघ परिवार से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दिया और इकबालिया बयान में उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, ये जितने बम ब्लास्ट थे, समझौता एक्सप्रेस, इन सब में उनका और हिंदू संगठनों का हाथ था। स्वामी असीमानंद जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, स्वामी असीमानंद जी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। जब वो जेल गए, आपने कहा कि इतना सहन कर लिया आपने, तो ये चीज़ हर कोई सहन नहीं कर पाता है। स्वामी जी शारीरिक तौर पर दुर्बल हो गए होंगे और निश्चित रूप से उनसे जो षड्यंत्र करके कहलवाया गया होगा, उन्हें कह दिया मजिस्ट्रेट के सामने भी आपने देखा होगा कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के सामने 164 का जब बयान होता है तो उस बयान में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट और जो बयान दे रहा है वो 2 लोग होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। लेकिन उसमें तीसरे लोग थे और वो जो जांच एजेंसी थी उसके पास रिपोर्ट कैसे पहुंच जाती है कि स्वामी जी ने क्या कहा। और इस पर कोर्ट में केस लगाया गया कि इस प्रकार जब जांच एजेंसी के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाती, निश्चित रूप से ये कोई षड्यंत्र है कि बयान जज के सामने होते हैं, बयान स्वामी जी देते हैं और उसके बाद वो बयान जांच एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसके द्वारा सबको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा स्वामी जी ने बयान दिया। तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? स्वामी जी से तो कहलवाया गया है।
देखिए, अब सरकार बदली है, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने भी लोग पकड़े गए थे आतंकवाद के साथ, जो हिंदू थे, वो कहीं ना कहीं संघ से, आरएसएस से, संघ परिवार से जुड़े हुए थे। जो दिग्विजय सिंह है उसको बहुत डर लगता है राष्ट्रवाद से, उसको बहुत डर लगता है भगवा से, उसको बहुत डर लगता है देशभक्तों से। वो तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। वो शिव की भी पूजा करते हैं, सरस्वती की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। वो पता नहीं किसके हैं। जो व्यक्ति जिसकी आस्था का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी भावना का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी निष्ठा का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसके कोई विचारधारा का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति किसका हो सकता है? वो तो कुछ भी बोल सकता है। और दिग्विजय सिंह हेमंत करकरे की जब स्वर्गवास वो हो जाता है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि हेमंत करकरे का खून भी इन्होंने किया है, आरएसएस वालों ने किया है। अब इस विक्षिप्त व्यक्ति को मैं और क्या कहूं? वो तो कुछ भी बोलता है। आतंकवादियों के घर चला, आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके घर चला जाता है, रुपये दे के आ जाता है वहां पे। जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है, कश्मीर पे अगर पत्थरबाज हमारे सैनिकों की रक्षा ना करते हुए आतंकवादियों के संरक्षण में वो पत्थरबाज खड़े हो जाते हैं और सैनिकों के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो वह व्यक्ति पत्थरबाजों की हेल्प करता है, पत्थरबाजों के पक्ष में बयान देता है। वो व्यक्ति जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हिंदुओं पर आरोप लगाता है। वो व्यक्ति जब इशरत जहां मर जाती है उसके घर रुपया देने चला जाता है। क्या है उसका अस्तित्व, क्या है वो? इसलिए उसकी बात हम कुछ नहीं करते। लेकिन ये तो सच है ना, हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा। क्या आप ये दावे से कह सकती हैं कि कोई भी आदमी जो संघ परिवार से जुड़ा हो, कोई भी आदमी जो हिंदू हो, वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता? हाँ, व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को वहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में कार्य सिखाया जाता है। क्योंकि मैं उसकी स्वयं उसमें हूँ, स्वयं इसमें थी, बचपन से मुझे वो संस्कार मिले हैं। मेरे पिताजी आरएसएस के पदाधिकारी थे, स्वयं सेवक थे, हमें उसमें मिला है। मैं संघमय हूँ और जब मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूँ तो राष्ट्रवाद ही सिखाया जाता है। उसमें कभी भी इस प्रकार की देश के अहित की बात कभी नहीं सिखाई जाती। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, उसके बाद में एनआईए ने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने से केसेस की ठीक से पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो एनआईए है वो अंधा बहरा है, सरकार का तोता है। ये भाजपा सरकार आने के बाद हो गया, पहले ऐसा नहीं था। उसके आने के बाद ही तो आपको छोड़ा। वही मैं कह रही हूँ कि इतने वर्षों से षड्यंत्र करते करते उन्हें ऐसा लगने लगा कि यही सच है। काजल की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति को अगर प्रकाश दिखा दो तो वो प्रकाश उसको गलत लगता है। मैंने ये कहीं सुना कि स्वामी अग्निवेश आपको मिलने आए थे। हाँ, स्वामी अग्निवेश मुझसे मिलने आए थे भोपाल कोर्ट में, वो भोपाल जेल में। स्वामी अग्निवेश जी से मैं पहले कभी नहीं मिली थी और मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। लेकिन जब वो आए तो मुझे वो षड्यंत्र का एक भाग तब तक समझ में नहीं आया जब तो मुझे सन्यासी हैं इस तरह से मैं उनसे मिली। लेकिन वो एक किसी का षड्यंत्र का भाग बन के आए थे, ये मुझे बाद में पता चला। और स्वामी अग्निवेश जी ने मुझे एक ऑफ़र दिया। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम मेरे मित्र हैं, शिंदे मेरे मित्र हैं, इसलिए आप बताइए, मैं छुड़वा लेता हूँ और आपको क्या कहना है, तो जो कुछ भी है आप स्वीकार कीजिए और जेल से बाहर निकलिए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कोई कारण नहीं है, मैं छुड़वा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं छूटना। मैं एक फ़ोन पर आई थी, एक फ़ोन करके उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आई थी, मैं शान से ही बाहर जाऊंगी। और इसलिए अगर आपके मित्र हैं और आपको ऐसा लगता है आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे बाहर निकलना चाहते हैं, तो शिंदे और पी चिदम्बरम इनसे बस इतना कह दीजिए अपनी कांग्रेस से कि ईमानदारी से जांच करवा लें, तो आप एक पल के लिए भी मुझे बाहर नहीं पाएंगे, वो अंदर नहीं पाएंगे।
जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं इनको हम मौका देंगे एक एक करके। अगर आप हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा है तो आपको आगे क्यों नहीं किया जाता है? ये देश जो है अभी हिंदू राष्ट्र बनना शेष है। अभी वो बहुत सारी संघर्ष से गुजर रहा है। अगर वो हिंदू राष्ट्र होता तो आज विश्व गुरु होता। विश्व गुरु था, विश्व गुरु होगा, पर अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी तमाम सारी चीजें उसमें होना बाकी है। जब इस देश में हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा, जब इस देश का हर व्यक्ति मानवतावादी होगा, जब इस देश में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, पापाचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, उस दिन ये देश हमारा आदर्श देश होगा और विश्व गुरु बनेगा। ये उसकी परंपरा में है, प्रक्रिया में है। हम काफ़ी देर से पीछे डिस्कस कर रहे हैं या आप भी कह रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवाद है या भगवा आतंकवाद है, और हमें बहुत अच्छे डिबेट शोज़ के लिए मुद्दे भी दिए जाते हैं, बैड हिंदू वर्सेस गुड हिंदू एंड ऑल दैट। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इन सब से हम ना केवल उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, इसके साथ ही हम अपने सैनिकों का भी अपमान कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सैनिकों का अपमान कैसे हो रहा है? अगर हम आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको गुड हिंदू और वो उसमें बांट के, तो हम उनको उनके साथ लड़ नहीं रहे हैं, रादर उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। नहीं, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है ना, उसका कोई रंग होता है ना धर्म होता है, ये तो निश्चित है। हम आत्मबल कमजोर कभी नहीं करना चाहेंगे और कभी भी आतंकवाद को कोई रंग नहीं देना चाहेंगे। ये जो षड्यंत्र है ये विधर्मियों का है, देशद्रोहियों का है। नहीं, उन्होंने तो आतंकवाद को भगवा का रंग दिया, लेकिन आपने आतंकवाद को मुसलमानों का रंग दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, पर जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं। पर जो मुस्लिम आतंकवादी, जाति से मुस्लिम, अगर हिंदू कोई व्यक्ति हिंदू है और वो आतंकवादी बन गया है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आतंकवादी नहीं कह सकते कि ये हिंदू आतंकवादी है, मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी है। हम समष्टि को लेकर के चलते हैं, हम व्यष्टि को लेकर के नहीं चलते हैं। हम सन्यासी हैं, हम इहलोक और परलोक दोनों की दृष्टि रखते हैं। हम समाज को विभाजित नहीं करते हैं। जो इस देश में है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, मैंने कहा ना मैं सन्यासी हूं, किसी जाति की नहीं हूं मैं, ना मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये नहीं हूं, ना मैं किसी जाति के बंधन में हूं। मैं एक सन्यासी हूं, एक राष्ट्रवादी हूं, एक वो व्यक्ति हूं जो देश का कल्याण चाहता है। कोई भी जाति हो जो अपने धर्म का, अपने देश और राष्ट्र धर्म का निर्माण करता है, अपना जीवन सुखमय जीता है, एक बहुत अच्छे रास्ते पर चल करके जीता है। हम सब मिलकर के एक अखंड राष्ट्र, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम उसको लेकर के चलते हैं। हम कोई भेद को नहीं मानते। जाति भेद जो अभी इस तरह से फैला हुआ है और वो उसका भी मैं विरोध करती हूँ। आपका गीत मैंने सुना है, बच्चा बच्चा राम है। बिल्कुल, हमारे देश, ये धरा जो है ना, राम की धरा है, ये आदर्श धरा है। भगवान प्रभु राम आदर्श पुरुष है, इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो भगवान इसीलिए है। इसलिए मैं हर बालक को राम कहती हूँ और हर बालक को सीता कहती हूँ। चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मेरा जो एक लक्ष्य है, मैं आपको बताऊं कि धर्म का चिर स्थापन कर, अधर्म का मूल समापन कर, भगवा धर्म ध्वजा फहरा कर, मैं अखंड धरा अभिलाषी हूं, मैं सन्यासी। आपने हर सवाल को बड़ी बेबाकी से जवाब किया। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर। हमने उनसे पूछा उन पर लगे आतंकवाद के आरोपों के बारे में, हमने उनसे पूछा भगवा आतंकवाद के बारे में और उनके राजनीतिक एम्बिशन के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह के फैसले का। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो अपनी दास्तान सुनाई अत्याचार की, इस तरह की बातें हमने ब्रिटिश राज में सुनी है, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह का अत्याचार होता था। आज़ाद भारत में इतने लंबे समय तक इस तरह का अत्याचार होना हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था तीनों पर सवाल खड़े करता है कि आखिर एक निर्दोष व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष कहा गया है, उसको इतने लंबे समय तक अत्याचार क्यों सहना पड़ा, क्यों
क्यों कहीं से आवाज़ नहीं उठी इसके खिलाफ। और दूसरी बात, ये अदालत ये मानती है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जिजीविषा, उनका अदम्य साहस, उनका धैर्य, उनकी राष्ट्रभक्ति और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की उनकी जो क्षमता है, उसने उनको आज तक जीवित रखा है। उसने उनको इस अन्याय के खिलाफ खड़े रहने और इतने अत्याचार को सहने का संबल दिया है। ये अदालत उन्हें सारे आरोपों से बरी करती है और उम्मीद करती है कि वो अपनी इस भावना के साथ ही आगे काम करेंगी। हमारा विश्वास है कि साध्वी प्रज्ञा इसी तरह से राष्ट्रभक्ति के तौर पर देश के लिए लड़ती रहेंगी, काम करती रहेंगी और शायद उनकी कहानी प्रेरणा देगी ऐसे लोगों को जो अदम्य साहस से देश के लिए लड़ना चाहते हैं। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए